वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 और आरओ री एग्जाम के लिए पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने संविधान के 4 भाग तक का डिस्कशन कर। देखिए जो भाग 1 है ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, भाग 2 नागरिकता के बारे में बताते हैं, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार रखा गया, भाग 4 डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को रखा गया है, और उसके बाद जो एक नया भाग जोड़ा गया भाग 4A में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को। तो इन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। पॉलिटी की यह सीरीज आरओ और यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर पुलिस के एग्जाम हो गए, सब में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए जो संविधान का भाग 5 है इसमें संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में तथ्यों को दिया गया। अनुच्छेद 52 से 151 तक यहाँ पर रखा गया। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि संविधान के भाग 5 में किसका जिक्र किया गया, तो संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट। अनुच्छेद कौन कौन सा है, 52 से लेकर 151 तक। अब देखिए जो संघ सरकार है तो संघ सरकार इन 4 अंगों से मिलकर बनता है। ये थोड़ा सा मतलब पीडीएफ बनाने में क्रॉस हो गया तो आप इसको मतलब समझ लीजिए, डेटा आपको पता होना चाहिए। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा सीएजी जिसे कि कैग नाम भी दिया जाता है। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक है इसमें, विधायिका 79 से लेकर 123 तक है, न्यायपालिका 124 से लेकर 147 तक और कैग में 148 से 151 तक। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि इनकी मैचिंग आ जाती है कि आप कार्यपालिका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है, तो 52 से 78 तक, विधायिका 79 से 123 तक है, न्यायपालिका 124 से 147 तक और कैग 148 से 151 तक। तो अब हम लोग संघ सरकार का पहला अंग कार्यपालिका के बारे में समझेंगे। देखिए कार्यपालिका की बात करें तो 52 से 78 तक है इसमें अनुच्छेद। अब कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से 62 तक। तो तीसरी ग्रुपिंग यहाँ से बन सकती है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62 तक, उपराष्ट्रपति 63 से 73 तक, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिपरिषद है 74 और 75 में है और महान्यायवादी 76 में। और 77 और 78 जो अनुच्छेद है इसमें भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया कि भारत सरकार अपने कार्यों का निष्पादन किस प्रकार से करेगा। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति जिसे कि प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए भारत में एक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च नागरिक होते हैं। तो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पेपर में प्रश्न बना सकते हैं सबको यहाँ पर लिखा गया। अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। भाई सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति तो एक ही होंगे, अब ऐसा नहीं कि कभी 2 राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो लिखने की क्या हो सकता है, इस लिखने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति पद कभी रिक्त नहीं होगा। अब ऐसा जैसे देखिए आपने अभी आगे पढ़ेंगे और कभी न कभी सुना भी होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए कभी बाय द वे ऐसी परिस्थिति बनती कि 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक समय तक अपने सीट पर बरकरार रहेगा। मतलब जो राष्ट्रपति पद है ये कभी रिक्त नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य। अगर मान के चलिए आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य करता है और उतने में फिर से राष्ट्रपति का चयन कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 52 सामान्य सी बात है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, मतलब राष्ट्रपति का जो पद है कभी रिक्त नहीं होगा। अब राष्ट्रपति को कुछ विभिन्न नाम भी दिया गया, जैसे कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है, देश का मुखिया कहते हैं, देश का संवैधानिक प्रमुख कहते हैं और देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। तो ये अक्सर प्रश्न बन जाते हैं कि कार्यपालिका प्रमुख कौन है, देश का मुखिया किसे कहते हैं। पूरे भारत देश का मुखिया भारत के राष्ट्रपति, देश के संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। अच्छा देखिए जो राष्ट्रपति है, जब भारत आज़ाद हुआ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति मतलब पहले बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ये जो राष्ट्रपति, ये नाम राष्ट्रपति ही होगा, ये किसने सुझाव दिया था? तो राष्ट्रपति नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 30 अप्रैल 1947 को दिया था कि जब भारत में जो सबसे प्रमुख होगा उसका नाम राष्ट्रपति रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद देखिए 52 रहा, 52 के बाद अनुच्छेद 53 दिया है। 53 में कहा गया कि समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है सब राष्ट्रपति के पास होंगी। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों, देखिए राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद होता है, के माध्यम से करता है। तो सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग या तो खुद से करेंगे, और अगर खुद से नहीं करेंगे तो इनके जो सब ऑर्डिनेट रहेंगे, अधीनस्थ, इसमें कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री हो गए, उनका मंत्री परिषद हो गए, इनके माध्यम से करवाएंगे। देखिए वास्तविक प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अब अनुच्छेद 54 में ये बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जो इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति का, इसमें कौन कौन होंगे? तो देखिए लोकसभा व राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जिनको चुनाव के माध्यम से चुना गया। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। दिल्ली और पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। देखिए दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य शामिल हुए थे, ये 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया था, और इनको शामिल करके पहला जो प्रेसिडेंट, मतलब पहले प्रेसिडेंट बने थे शंकर दयाल शर्मा बने थे। 1995 में ये लागू हुआ था। तो आपको सामान्य तौर पे याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे जो निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। लेकिन लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 12, तो ये लोग शामिल नहीं होंगे। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य रहेंगे। ये 10वें प्रेसिडेंट बने थे शंकर दयाल शर्मा, उस समय ये शामिल हुए थे। आगे यहाँ पर दिए राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होते। अब पेपर में ये भी कई बार पूछता है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं होते। तो संसद के मनोनीत सदस्य, अब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसके जो मनोनीत सदस्य हैं वो शामिल नहीं होंगे। विधान परिषद के सदस्य, देखिए विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद चलते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, यहाँ पे आंध्रा लिखा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। इसका ट्रिक भी आपने देखा होगा, यूपी के आम, बिहार में टपके। तो यहाँ से ये ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, आम मतलब आंध्र प्रदेश, म मतलब महाराष्ट्र, बिहार, टप मतलब तेलंगाना और के मतलब कर्नाटक। तो यहाँ पे ये इतने हैं जिनमें विधान परिषद है, तो इनके भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है जो निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि आप इसको समझ पाएं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, 543 सदस्य आम चुनाव के माध्यम से आते हैं और 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य या तो ये स्टेट और यूटी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, मतलब इसे कभी स्थायी निकाय है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, मतलब 1/3 सदस्य क्या होंगे, रिटायर होंगे और 1/3 नए सदस्य आएंगे। अब इसके बाद अनुच्छेद 55 में बताया गया कि चुनाव का तरीका, जो राष्ट्रपति का चुनाव है कैसे होगा। तो आपने जरूर पढ़ा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, उनका निर्वाचन का प्रणाली, गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, एकल संक्रमणी प्रणाली। तो 4 चीजें हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान और एकल संक्रमणी प्रणाली। देखिए एकल संक्रमणी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बैलेट पेपर है ना, तो इस पे जैसे 3-4 ऑप्शन होंगे। अब उनमें से आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पहले को सेलेक्ट कर लिया, इस पर डिसीजन नहीं हो पाया तो आपका वोट दूसरे पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। देखिए राष्ट्रपति बहुमत का होना चाहिए, न कि अधिक वोट का। जैसे देखिए सामान्य चुनाव क्या होता है, मान लीजिए 100 वोटर हैं, ठीक। अब एक आदमी को 35 वोट मिले, दूसरे को 30 मिले, तीसरे को 25 मिले और चौथे को 10 मिले, है ना। ये लगभग 100 बन गया, मतलब 35, 25, 60, 100 हो चुका। अब देखिए यहाँ पे 35 वोट जिसको मिला है ये विनर है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इसको ज़्यादा वोट मिला इस वजह से विनर है, लेकिन अभी भी जनता का वो देखेंगे तो देखिए 35 लोग चाहते हैं कि ये जीत जाए, लेकिन 65 लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी ये विनर है। जबकि राष्ट्रपति के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे बहुमत का मतलब अगर 100 लोग हैं ना तो 50+ वोट एक लोग को मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जमानत जब्त। 1/6 भाग भी अगर मत किसी को नहीं प्राप्त होता तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। देखिए वर्तमान में 15,000 रुपए की जमानत राशि, जैसे आपने ये डिसाइड किया कि हम प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें कई मतलब कंडीशन है, जैसे 50
अनुमोदक 50 प्रस्तावक होते हैं। इसके बाद 15,000 रुपए की धनराशि होती है जो आरबीआई में चेक के माध्यम से जमा होती है। अगर आपको 1/6 भाग भी मत नहीं मिलेगा तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, राशि आपको वापस नहीं मिलेगी। अब आगे दिया अनुच्छेद 56 बताता है राष्ट्रपति का पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने समय तक कार्य करेगा। तो सामान्यतः 5 वर्ष है, मतलब 5 वर्ष कार्यकाल के होता है इनका। त्याग पत्र देकर पहले भी पद त्याग कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति को लगता है कि हमें त्याग पत्र देना है तो पहले भी दे सकते हैं। अब ये पॉइंट है कि अपना त्याग पत्र देंगे किसको, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और जैसे उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र मिलेगा ये तुरंत सूचना देंगे लोकसभा स्पीकर को। अब इसके बाद देखिए राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा, महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि महाभियोग भारत के संविधान में किस देश से शामिल किया गया। और उत्तराधिकारी न आने तक पद पर विराज रहना 5 वर्ष से अधिक भी, यही अभी हम लोगों ने पहले समझा है कि। अब अगला पॉइंट है अनुच्छेद 57, एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं। जैसे कि अमेरिका में एक लिमिट है कि आप अधिकतम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा, मतलब जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, तो इसका जिक्र किया गया अनुच्छेद 58 में। 58 में योग्यता बताया गया, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। अब अच्छा, ये नागरिकता जन्म से होना चाहिए या फिर जन्म के बाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं, तो दोनों कंडीशन है, आप चाहे जन्म से आप है या फिर जन्म के बाद, मूल रूप से आप भारत के नागरिक होने चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो। लोकसभा सदस्य की योग्यता हो, अब लोकसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है वो योग्यता होनी चाहिए, आपको ये पता होगा। 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक। देखिए अनुमोदक और प्रस्तावक क्या है, जैसे 50 लोग ये कहेंगे कि हाँ आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और 50 लोग उस पर मुहर लगाएंगे कि अच्छा ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। और अनुमोदक और प्रस्तावक उन्हीं में से रहेंगे जो राष्ट्रपति के लिए मतदान करेंगे। और 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा होगी चेक के माध्यम से। आगे यहाँ पर अच्छा, अधिकतम कोई सीमा, देखिए मिनिमम तो 35 वर्ष है, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं, आप किसी भी एज तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 59 ये बताते हैं राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है। शर्त में सबसे पहले किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा ये संसद में सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद जो है उस पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को बिना किराए, अब देखिए राष्ट्रपति को सुविधा क्या क्या मिलता है, ये भी अनुच्छेद 59 में जिक्र किया गया। देखिए राष्ट्रपति को बिना किराए का मकान मिलता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। अब राष्ट्रपति भवन है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में है, रायसीना हिल्स के पास है ना। ल्यूटिन ने इसे 1911 में बनवाया था, और पहले वायसराय रहा करते थे। देखिए आपने जब स्टार्ट में पढ़ा था संवैधानिक विकास, तो वहीं पर मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, इंडिया का हुआ, फिर उसके बाद वायसराय हुआ, वही आगे चल के प्रेसिडेंट पद में कन्वर्ट होने वाला है। तो वायसराय पहले रहा करते थे, और इसमें 340 कमरे। अच्छा, आपके दिमाग में ये आएगा क्या 340 कमरों में राष्ट्रपति अकेले रहता है? जी नहीं, राष्ट्रपति की जो पूरी टीम है, टीम कहने का मतलब जो भी उनके सचिव जितने भी हैं सब वहीं पर है। अब कोई विदेशी भी आता है तो राष्ट्रपति भवन में ही रहता है। अच्छा, राष्ट्रपति आवास की बात करें तो रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति का आवास 2 जगह है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन धनवरा शिमला में मई जून के आसपास राष्ट्रपति यहाँ पर रहते हैं, और राष्ट्रपति निलयम ये कि हैदराबाद में जनवरी में राष्ट्रपति यहाँ पर रहते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ये भी अनुच्छेद 59 में ही बताया गया। तो इनके वेतन को वेतन नहीं उपलब्धियां कहते हैं। तो अभी वर्तमान में जो उपलब्धियां ये 5 लाख रुपए प्रति माह, और साथ में भत्ते भी मिलते हैं, और किसी भी समय इसमें कटौती नहीं होती। जैसे मान के चलिए वित्तीय आपातकाल चल रहे, देश की परिस्थिति गड़बड़ है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है, मतलब उपलब्धियां और भत्ता है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। और सेवानिवृत्ति मतलब जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इसके बाद इनको 50% की पेंशन भी मिलेगी। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 71(3) में इसको शामिल किया गया। राष्ट्रपति निर्वाचन में नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है, मतलब संसद के पास शक्ति है कि निर्वाचन में नियम बना सकते हैं। अनुच्छेद 71(3) का प्रयोग किया गया और संसद ने पहली बार मतलब नियम बनाया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। उस समय क्या था, एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक, और कोई भी जमानत राशि नहीं थी। अब एक चीज समझिए, एक प्रस्तावक एक अनुमोदक, मतलब कोई भी विधायक या फिर सांसद, अगर आप 2 लोगों को जानते हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। भाई एक अनुमोदक हो जाएगा, एक प्रस्तावक हो जाएगा, 2 लोगों से बात बन जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना, मतलब बहुत ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट, मतलब जिनकी कोई छवि नहीं थी, वो राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए, है ना। फिर बाद में लगा कि इसमें संशोधन करना चाहिए, तो फिर एक संशोधन हुआ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1974। यहाँ पे संख्या बढ़ा के प्रस्तावक 10 और अनुमोदक भी 10 कर दिया गया। अच्छा, दोनों अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि किसी ने आपके लिए प्रस्तावक बनाया फिर बाद में वही अनुमोदक बन जाए, दोनों अलग अलग, मतलब 10, 10, 20।
अब जो एक विधायक एक सांसद मतलब कुल मिला के 2 लोगों को जानने से बात बन रहा था, अब वो बात बनाने के लिए आपको 20 को जानना पड़ेगा। और जमानत राशि कर दिया गया 2500 रुपये कि भाई अब आपको 2500 रुपये की जमानत राशि भी देनी पड़ेगी। फिर भी मतलब थोड़ी सी भीड़ कम हो गई, लेकिन अभी भी चल रहा था। अब भाई भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो इसके लिए क्या किया गया, फिर से एक संशोधन किया गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1947। यहाँ पर प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50 और जमानत राशि 15,000। मतलब अब क्या हो गया कि अब आपको 100 विधायक या सांसदों को जानना पड़ेगा जो आपके नाम का अनुमोदन करे और आपके प्रस्तावक बने। तो अब प्रक्रिया थोड़ी सी ठीक हो गई, क्योंकि जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं अब वो सब बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रही क्लास जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे जिसमें और तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर आप RO या फिर UP-PCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।